हेलो स्टूडेंट्स, बीए पाठ द्वितीय का सेकंड पेपर वस्त्र विज्ञान में मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट और हमारा टॉपिक चल रहा था वस्त्र की परिसज्जा, फिनिशिंग ऑफ द फैब्रिक्स। वस्त्र की परिसज्जा क्या होती है, क्यों आवश्यक होती है और परिसज्जा देने के क्या उद्देश्य होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमें देखना है, जब हमने कल अपनी पिछली कक्षा में ये देखा कि क्यों आवश्यक होती है, तो हमें मालूम चला कि आकर्षक बनाने के लिए, वस्त्र को सुंदर बनाने के लिए, और दूसरा उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए। दो अगर मुख्य रूप से देखें तो ये उद्देश्य हैं। अब कार्य क्षमता में हमने कल डिस्कस किया था कि जो लोग फायर फाइटिंग, जो लोग आग बुझाने का कार्य करते हैं, उनके कपड़े ऐसे होने चाहिए जिनमें अग्नि अवरोधकता की क्षमता हो। जो लोग पानी में काम करते हैं अंडर वाटर, उनके कपड़ों में वैसी क्षमता। तो कार्य क्षमता बढ़ाने अपने आप में भी एक बहुत वाइड टॉपिक है। तो कौन कौन सी परिसज्जाएं होती हैं और वस्त्र को हम किस किस प्रकार से कार्य क्षमता बढ़ा सकते हैं, किन फिनिशेस को देकर, किन परिसज्जाओं को देखकर हम वस्त्रों को अधिक आकर्षक, मनमोहक, कोमल, सुंदर बना सकते हैं, इसको अब हम जानने की प्रयास करेंगे। तो वस्त्र की परिसज्जा को यदि हम देखें तो मुख्य रूप से उन्हें दो प्रकार में बांटा गया है। वो दो प्रकार क्या हैं, ये भी मैं आपको बता दूं कि और भी तरीके से बांटा जाता है। अभी हम अपनी लिमिटेड आवश्यकताओं के हिसाब से, वरना कुछ परिसज्जाएं स्थायी होती हैं, कुछ अस्थायी होती हैं, कुछ परिसज्जाएं गीली व कुछ सूखी विधि द्वारा दी जाती हैं, कुछ यांत्रिक और रासायनिक में डिवीज़न है, कुछ साइंटिस्ट ने या कुछ ज़रूरत पड़ने पर हमने आधारभूत परिसज्जा, बनावटी परिसज्जा, कार्यात्मक परिसज्जा, सजावटी परिसज्जा, इस तरह से बहुत सारे तरीक़ों से परिसज्जाओं का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, वर्गीकरण किया जा सकता है। अभी जो हमारी आवश्यकता है सिलेबस के हिसाब से, हमारे कंटेंट के हिसाब से, हम अभी उसको दो में डिवाइड करके और समझेंगे। तो वो दो क्या हैं, यांत्रिक परिसज्जा और रासायनिक परिसज्जा। अब यांत्रिक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जिनमें यंत्रों का इस्तेमाल होकर के परिसज्जा दी गई है, मशीनों में दी गई है, जबकि जो रासायनिक परिसज्जाएं होंगी उनमें किन्हीं ना किन्हीं केमिकल, और आप समझ सकते हैं किसी कपड़े को वाटरप्रूफ बनाना, फायर प्रूफ बनाना, विंड रेजिस्टेंट बनाना, उसमें हमें कुछ रसायनों की आवश्यकता होती है। तो केमिकल परिसज्जाएं हम देखेंगे। और अभी हम देख रहे हैं यांत्रिक, और अधिकतर मैं आपको बता दूं जो यांत्रिक परिसज्जाएं हैं वो आधारभूत परिसज्जाएं भी हैं। आधारभूत से मायने ये है कि वे परिसज्जाएं जो अधिकतर, जो बेसिक हैं, जो सभी कपड़ों में दी जाती हैं। इनमें से अधिकतर, अधिकांश ऐसी है। मैं ये नहीं कह रही कि सारी यांत्रिक परिसज्जाएं आधारभूत होती हैं, लेकिन सामान्यतः इनमें से कई ऐसी हैं जो कि हमको सभी वस्त्रों पर करनी पड़ती हैं और आवश्यक होती हैं। हम एक एक को जानने की कोशिश करेंगे। यांत्रिक परिसज्जा यह वह है जो मशीन द्वारा की जाती है। इसमें मशीन द्वारा कसकर तानने के कारण, जब हम वस्त्र बना रहे होते हैं तो उसको तान दिया जाता है मशीन पर। उसके कारण कभी कभी क्या होता है, कपड़े, जो वस्त्र हैं वो टेढ़े मेढ़े आकृति के हो जाते हैं, उनको सीधा करना पड़ता है, उनमें इस्त्री करनी पड़ती है, आयरनिंग यानी कि करनी पड़ती है, उनकी सतह को चिकना करना। कभी आवश्यकता होती है तो हमें रोएं उठाने होते हैं, उनके ऊपर एम्बॉसिंग की जाती है, कपड़ों पर भी नक्काशी। मैं आपसे प्रीवियस कक्षा में भी ये बता चुकी हूँ। उनकी कुटाई, बीटिंग होती है, विरंजित, उनमें ब्लीच किया जाता है, क्योंकि बहुत प्रकार के निशान लग जाते हैं। तो ब्लीचिंग एक तरीके से सरफेस तैयार कर देता है। ब्लीच होने के बाद उनमें डाई की जाती है, वरना अगर हम दाग धब्बे लगे हुए कपड़े पर डाई करेंगे तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि वो यूनिफॉर्मिटी से नहीं आएगी, सारे कपड़े में एक समान रंग नहीं आ पाएगा। तो पहले उनको ब्लीच किया जाता है, ब्लीच करने के बाद डाई किया जाता है। टेंटरिंग आदि ये सारी यांत्रिक परिसज्जाएं हैं। अब यांत्रिक परिसज्जा को हम एक एक करके लेते हैं।
क्योंकि इसके बहुत सारे प्रकार हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, टेढ़े मेढ़े को सीधा करना, इस्त्री करना, सतह को चिकना कैसे करेंगे, हम रोएं कैसे उठाएंगे, नक्काशी कैसे करेंगे, इन सब के लिए अलग अलग मशीनों और यंत्रों का इस्तेमाल होता है। तो जो पहली प्रक्रिया है कुटाई करना, या इसको हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं बीटिंग। बीटिंग शब्द बिल्कुल सामान्य सा है। बीटिंग, कुटाई करने को अंग्रेज़ी में बीटिंग कहा जाता है। यह भी एक प्रकार की मैकेनिकल फिनिशिंग है या यांत्रिक परिसज्जा है। इसमें क्या होता है कि करघे पर बुन के जब वस्त्र को उतारा जाता है तो उसकी जो सतह है वह कड़ी होती है, रूखी होती है, खुरदुरी होती है। वस्त्र में जगह जगह हमको छिद्र नज़र आते हैं, कहीं छिद्र कहीं से सघन है तो कहीं दूर दूर है तो छिद्र ज़्यादा नज़र आ रही है, जिलजिले से लगते हैं वो कपड़े। तो क्या होता है कि उनकी सतह को, हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हमें अब उस वस्त्र की सतह को कोमल, सघन, चमकदार और चिकना बनाना होता है। उसके लिए कुटाई की प्रक्रिया की जाती है जिससे कि वस्त्र की सतह कोमल और सघन बन सके। इसके लिए मशीन पर रोलर्स लगे होते हैं, उनको वस्त्र को मशीन में लगे रोलर के बीच में से गुजारा जाता है। मशीन में लोहे की कई हथौड़ियाँ लगी होती हैं और रोलरों पर चढ़ाकर वस्त्र को घुमाया जाता है, और एक दूसरा रोलर होता है जिस पर लगी हथौड़ियाँ क्रमबद्ध तरीके से गिरती और उठती रहती हैं। इस प्रकार वस्त्र की कुटाई होती है और जिससे वस्त्र के बीच में जो छिद्र होते हैं वे भर जाते हैं, वस्त्र के धागे दब जाते हैं और चपटे हो जाते हैं, जिससे उनकी रचना सघन हो जाती है और सतह चिकनी हो जाती है। एक इसके बाद दूसरी प्रक्रिया जो होती है वो है सतह को झुलसाकर चिकना करना, जिसको कि सिंजिंग भी कहते हैं। इस विधि में वस्त्र की सतह को चिकना किया जाता है। वस्त्र जिसको कि ग्रे क्लॉथ कहते हैं, उसकी सतह पर कहीं पे रोएं उठते हैं, जैसे कि बटाई के समय अगर धागे में कहीं गांठें हैं तो वो गांठें वस्त्र के सरफेस पर आ जाती हैं, उसके सिरे फुज्जीदार आदि हो जाते हैं, तो इन्हें झुलसाकर साफ किया जाता है। इस प्रक्रिया में वस्त्र को दो लंबे तांबे के रोलर्स के बीच में से होकर गुजारा जाता है और ये रोलर जो हैं ये भाप से गर्म किए जाते हैं। सर्वप्रथम रोलर वस्त्र की सतह पर सटे रोएं और गांठों आदि को ऊपर करता है, उनको उठाता है, और इसके बाद उसको तेज़ी से गर्म प्लेट्स के बीच में से वस्त्र को गुजारा जाता है, जिससे वो जो रोएं हैं वो झुलसकर समाप्त हो जाते हैं और वस्त्र की सतह चिकनी हो जाती है। इसके बाद तीसरी जो प्रक्रिया है वो है रोएं को काटना व झाड़ना। जो हमने सिंजिंग के प्रोसेस से जब झुलसा करके और उनको रोएं को और गांठों को हटा दिया है तो उन्हें अब काटना और झाड़ना, ब्रशिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं शीयरिंग एंड ब्रशिंग। इस प्रक्रिया में वस्त्र की सतह को चिकना करना होता है और वस्त्र की सतह पे जो चिपके हुए रोएं और गांठें रह जाती हैं सिंजिंग प्रक्रिया के बाद, उसको उसकी शेयरिंग और ब्रशिंग यानी कि उनको काट लेना है और उनको झाड़ना है। इसके लिए भी मशीन का उपयोग किया जाता है जिसमें दो रोलर्स लगे होते हैं और इन रोलर्स के बीच में ब्रश, जैसे कि ब्रश के दांत से निकले हुए होते हैं, उस तरह से ब्रश के साथ इन रोलर्स पे लगे होते हैं और रोलर पर चढ़ाकर कपड़े को जैसे जैसे घुमाया जाता है, ब्रश उन रोएं के सिरों को, धागे के सिरे को, गांठों को पकड़कर खींचता जाता है और एक ब्रश की सतह से वो वस्त्र की सतह से हटते जाते हैं और नीचे गिरते जाते हैं। इससे जो सतह है वो बिल्कुल चिकनी हो जाती है। तो इस तरह से वस्त्र की सतह को चिकनी करने के लिए बीटिंग, सिंजिंग, शेयरिंग एंड ब्रशिंग, ये 4 प्रक्रिया से वस्त्र को गुजारा जाता है, जिससे कि वस्त्र की सतह चिकनी हो जाती है। इसके बाद आता है वस्त्र को कड़ा करना और भरना, ड्रेसिंग एंड साइजिंग। इस
परिसज्जा द्वारा वस्त्र की सतह पे जो डिफेक्ट्स रह जाते हैं या जो दोष होते हैं उन्हें हटाया जाता है। यदि हट नहीं सकते हैं तो उन्हें छिपाया जाता है, जिससे जो उसका कड़ापन है और उसकी जो नयापन है वो बरकरार रहे। परिसज्जा ये वाली अस्थायी होती है, यानी कि 2-4 धुलाई के बाद यह परिसज्जा या ये कड़ापन कम हो जाता है। इसके लिए वस्त्र पे जिलेटिन, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या कहें कि एक आसान शब्दों में कहें तो जो माड़ होता है या स्टार्च, कलफ जिसे हम कहते हैं, वह लगा दिया जाता है, जिससे वस्त्र का ना सिर्फ सतह पे चमक आ जाती है बल्कि वस्त्र थोड़ा कड़ा भी हो जाता है। कभी कभी इस प्रक्रिया के लिए पैराफिन या मोम आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है, किंतु यह परिसज्जा, यह फिनिश टोटली अस्थायी होती है और 2-4 धुलाई में, कभी कभी तो एक ही धुलाई में कपड़ा वापस झीना और जिलजिला लगने लगता है। तो यह बेसिकली कपड़े की दोष को छिपाने के लिए दी जाने वाली फिनिश है। इसके अलावा टेंटरिंग, नैपिंग, कैलेंडरिंग, इस प्रकार की और अधिक जो परिसज्जाएं हैं वो हम अगली क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे।